प्रतीक अपने दोस्त के घर चारकिला जा रहा है। बहुत समय बाद प्रतीक हसीन वादियों में बने रास्तों पर सफ़र कर रहा था। उसका दोस्त रोशन भी उसके साथ बैठा हुआ है। प्रतीक बस की खिड़कियों से वादियों का आनंद ले रहा है। रोशन भी खुश है, पर इसकी वजह वादियाँ नहीं बल्कि उसका दोस्त था। उसके लिए ये वादियाँ कोई नई चीज़ नहीं थी। आखिरकार 3 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वे जारकेला से सबसे नज़दीक पड़ने वाले बस स्टॉप पर पहुंच गए। उस जगह पर उतरकर प्रतीक वहां का जायज़ा लेने लगा। वहां पर ज़्यादा लोग नहीं थे। एक औरत सड़क के किनारे बैठकर जंगल में मिलने वाले कुछ सब्जियां बेच रही है। उसके बगल में एक आदमी 4-5 गठरी लकड़ी लेकर बैठा है। वहीं पर एक औरत कुछ पत्तों को बेच रही है। सड़क के किनारे ही एक यात्री पड़ाव है जिसका मरम्मत काफ़ी समय से नहीं हुआ है। छत और दीवारों से पपड़ियाँ निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर प्रतीक रोशन से पूछता है, तुम्हारा घर किस तरफ है? रोशन उससे कहा, रोड साइड में नहीं है, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। रोशन उत्साह के साथ बोला, ठीक है, चलो थोड़ी हाइकिंग साइकिंग हो जाए। रोशन उसे देखकर मुस्कुराया और अपना सामान उठाकर जंगल की ओर चलने लगा। प्रतीक भी अपना सामान उठाकर उसके पीछे जाने लगा। जंगल बहुत घना लग रहा था। जिस पगडंडी पर वे चल रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि उस पर बहुत कम लोग चलते होंगे। साथ ही रास्ते पर बहुत ज़्यादा पत्थर थे, जहाँ गाड़ी चलाना तो दूर साइकिल भी नहीं चल सकता था। रोशन ने हाँफते हुए कहा, देख संभल कर चलना, बहुत पत्थर है। प्रतीक भी हाँफते हुए बोला, ठीक है, ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब क्यों लग रहा है? गाड़ी कैसे लाते हैं? रोशन ने कहा, दूसरी ओर से भी एक रास्ता है, लेकिन उसमें सिर्फ निजी गाड़ियों से ही जाया जा सकता है। आज बस चल लो इसमें, लौटने दिन उसी रास्ते से जाएंगे, पापा हमें पहुंचा देंगे। प्रतीक को जंगल की खूबसूरती बहुत पसंद आ रही थी। पेड़ों के पत्तों के बीच से आने वाली सूरज की किरणें उसे एक अद्भुत रोमांच दिला रहा था। चिड़ियों की आवाज़ से उसके कान तृप्त हो गए। इन सभी चीज़ों का आनंद लेते हुए वे दोनों एक छोटी सी नदी के पास पहुँचे। नदी के किनारे पहुंचकर रोशन रुक गया और उसे देखकर प्रतीक भी रुक गया। उस जगह को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नदी के इस पार स्वर्ग हो और नदी के उस पार नर्क हो। नदी के पार पेड़ ऊंचे और घने थे, जिसके कारण सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा जैसा लग रहा था। नदी के पानी से अजीब सी बदबू आ रही थी। प्रतीक ने पूछा, इस नदी से इतना बदबू क्यों आ रहा है? रोशन ने कहा, ये नदी जहाँ से शुरू होती है वहाँ किस चीज़ की खुदाई हो रही है, जिसके कारण ज़मीन के अंदर से जो निकल रहा है वो इस पानी को इतना बदबूदार बना रहा है, पर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसा बोलकर उन दोनों ने नदी के ऊपर उभरे हुए पत्थरों में चलकर नदी पार किया। नदी पार करने के बाद वो बदबू चली गई, लेकिन जिस जंगल में वो घुसे वो पहले से बिल्कुल अलग था। वहाँ ना तो सूरज की रोशनी थी, ना चिड़ियों की आवाज़। चारों तरफ केवल मेंढक और उल्लुओं के रोने की आवाज़ आ रही थी। कई जगहों पर नदी से आने वाली दुर्गंध दोबारा आने लगती थी। प्रतीक को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वो हिम्मत करके रोशन के पीछे पीछे चलने लगा। करीब 15 से 20 मिनट चलने के बाद उन्हें हल्की हल्की सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी, जिसे देखकर प्रतीक का डर जाने लगा। उस अंधेरे जंगल से निकलने के बाद कुछ दूर जाते ही उन दोनों को रोशन के माता पिता मिले। रोशन उन्हें देखकर दौड़ कर गया और उनके गले लग गया। वो बहुत दिनों बाद अपने घर आया था, इसलिए अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश था। रोशन की माँ ने पूछा, कैसे हो बेटे? रोशन ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों बहुत अच्छे हैं, चलो घर जाते हैं, तुम दोनों इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, रोशन की माँ ने कहा। उनकी बातें सुनकर सभी घर की ओर चले गए। उनके घर पहुँचने तक शाम हो चुकी थी, इसलिए रोशन की माँ खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। रोशन का घर मिट्टी का था और उसमें बीच में एक कमरा था जो कि रसोई था। उसके चारों ओर बरामदा जैसा बना हुआ था। उसी में अलग अलग जगह सभी लोगों के लिए बिस्तर बिछाए गए। चारों लोग रात का खाना खाकर सोने चले गए।
रोशन और प्रतीक एक ही जगह पर सो रहे थे। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए वे सभी 8 बजे तक सो गए। थके होने के कारण रोशन और प्रतीक को जल्दी नींद आ गई। 11 बजे के आसपास प्रतीक को टॉयलेट लगी तो वह अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट जलाकर बाहर निकला। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि रोशन के माता पिता उसके बिस्तर के पास आए हुए हैं। रोशन भी जागा हुआ है। प्रतीक दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। माँ थोड़ी दबे आवाज़ में बोली, तुम ध्यान नहीं दे सकते थे क्या? रोशन आधे नींद में बोला, आ जाएगा, टॉयलेट करने गया होगा। लेकिन पापा, मुझसे ये नहीं होगा, वो मेरा दोस्त है। उसके पिताजी ने कठोर आवाज़ में बोला, तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त ज़्यादा बड़ा है या तुम्हारा परिवार का इज्जत? रोशन अपना सिर झुका लेता है। तभी प्रतीक का ध्यान रोशन के पिताजी के हाथ में एक धारदार चाकू की ओर जाता है जो करीब 11 इंच लंबा था। रोशन के पिताजी ने अपनी बात जारी रखी, उसकी बलि हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पूरे गांव में हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। उनकी बातें सुनकर प्रतीक डर गया और वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ा। तभी उसके हाथ से दरवाजे को धक्का लग गया और उसके कुंडी से उठी आवाज़ से वे सभी चौकन्ने हो गए। प्रतीक को भागता हुआ देख रोशन के माता पिता भी उसके पीछे भागने लगे। प्रतीक बिना पीछे देखे अंधाधुंध इधर उधर भागने लगा। उसे बस उसके पीछे भाग रहे रोशन के माता पिता के पैरों की आवाज़ आ रही थी और उसे सुनकर ही वो भाग रहा था। करीब आधे घंटे दौड़ने के बाद उसे उनकी पैरों की आवाज़ आने बंद हुई। वो वहाँ रुक गया। इतना ज़्यादा दौड़ने के बाद सांसें बुरी तरह से फूल गई थी। वो और भाग नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक पेड़ का आड़ लेकर वहीं पर बैठ गया। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। तब अचानक से उसके गर्दन के बगल में वही चाकू आकर पेड़ में अटक जाता है। गर्दन के करीब होने के कारण उसे थोड़ी सी कट लग जाती है। ये देखकर वो फिर से भागने लगता है। फिर से कुछ दूर अंधाधुंध दौड़ने के बाद वो रुक जाता है। उसके गले से खून बह रहा था। एक हाथ से खून को रोकते हुए दूसरे हाथ से फ़ोन निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसका फ़ोन कहीं गिर गया था। वो ज़मीन में आसपास खोजने लगता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। खोजते खोजते उसे किसी का पैर दिखाई देता है। वह नीचे झुके झुके ही उसे गिड़गिड़ाने लगता है। प्रतीक गिड़गिड़ाते हुए उसे कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़, मुझे मार कर क्या मिलेगा तुम लोगों को? प्लीज़, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर वो रोने लगा। तभी उस शख्स ने प्रतीक के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा किया। प्रतीक ने देखा कि वो उसका दोस्त रोशन है। उसने उसे देखकर फिर से कहा, तुम्हें दोस्ती की कसम, मुझे जाने दो प्लीज़। रोशन ने उसे शांत रहने के लिए कहा, शांत हो जाओ, वरना मेरे माँ बाबा तुम्हें सुन लेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। तुम सीधे नदी के बहाव के उल्टे दिशा में जाओ। वहाँ खुदाई हो रही है, इसलिए वहाँ लोग होंगे, वो तुम्हें घर पहुँचा देंगे। प्रतीक आशा भरी निगाहें से उसे कहता है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। प्रतीक उससे विदा लेकर उस नदी के विपरीत दिशा में जाने लगता है। उसके पास फ़ोन नहीं होने के कारण ठीक से उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो चाहकर भी तेज़ी से नहीं जा पा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है, नदी से आने वाली दुर्गंध और तेज़ हो जाती है। लगभग 1 घंटा चलने के बाद आखिर वो नदी की शुरुआत तक पहुँच जाता है। उसे वहाँ लंबा सा चिमनी जैसा दिखाई देता है। रात होने के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वो जगह ताड़ के पत्तों से बने दीवार से घिरा हुआ था, जो काफ़ी ऊंचा था। वो अंदर जाने के लिए रास्ता खोजने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक छोटा सा दरवाज़ा मिला। वो उस जगह से अंदर घुस गया। अंदर जाकर वो उस चिमनी की ओर जाने लगा। नज़दीक पहुंचकर उसने देखा कि उसका दोस्त वहाँ बैठा हुआ है और वो कोई चिमनी नहीं, बल्कि एक लंबा और मोटा पेड़ का तना है। उसे देखकर प्रतीक ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? और यहाँ कोई भी नहीं है, खुदाई बंद हो गई क्या? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम अब कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मरना होगा, रोशन ने कहा। उसकी बात और आसपास का माहौल देखकर प्रतीक डर गया और वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे रोशन के माता पिता खड़े थे। रोशन के पिताजी ने प्रतीक को उस चाकू के पिछले सिरे से सर पर वार किया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी तने पर बंधा पाया। उसे एहसास हुआ कि वो पूरा पेड़ का तना खून से सना हुआ है, जिससे बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही थी। उसने तने को अच्छे से देखा तो वहाँ और भी लोगों की लाशें बंधी हुई थी। कोई पूरा सड़ चुका था तो कुछ आधे सड़े हुए थे।
सड़े हुए लाशों को खाते हुए कीड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों की अतड़ियां पेट से बाहर लटक रही थी। प्रतीक ने सामने की ओर देखा। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे थे। सारे लोग उसी की ओर देख रहे थे। प्रतीक ने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। उसके बात का किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी रोशन के पिताजी बगल से एक सीढ़ी लेकर आए और तने पर लगाया। प्रतीक को उन्होंने जमीन के करीब 5 फीट ऊपर बांधा था। उस सीढ़ी के सहारे रोशन की माँ प्रतीक के गले तक पहुंची। उसके हाथ में चाकू था। उसने उसे प्रतीक के गर्दन में रखा और ऊपर देखकर कुछ कहा। यह सब देखकर प्रतीक रोते हुए अपने जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उसके किसी ने नहीं सुनी। इतने में रोशन की माँ ने चाकू को प्रतीक के गले में फेर दिया, जिसके कारण वो छटपटाने लगा। पूरी तरह उसका गर्दन न कटने के कारण उसकी सांसें भी चल रही थी और गले से खून भी निकल रहा था। उसके पैरों के पास रोशन एक बड़ा सा प्याला लेकर खड़ा हो जाता है। गले से बह रहा खून पैरों तक आ जाता है और वहाँ से रोशन उसे प्याले में जमा करने लगता है। जब प्याला भर गया तो उसकी माँ ने उसी चाकू से एक जोरदार वार गर्दन पर किया, जिससे उसका सर अलग हो गया। फिर एक लंबा सीढ़ी लाया गया जो उस तने के बराबर था। उसे वहाँ लगाकर रोशन तने की चोटी तक गया। वहाँ पर प्रतीक का कटा हुआ सर रखा और सारे खून को उसी सर के ऊपर डाल दिया। वो खून तना से होकर नदी के पानी में जा मिला और धारा के साथ बहता चला गया।